हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर.एस. अग्रवाल की इस बुक में से हम मैथ के बेसिक टेक्निक्स करेंगे और यहाँ जो हम स्टडी करेंगे ये ऑलमोस्ट हर प्रकार के टेस्ट में जो है यूज़फुल है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, संख्याएं एवं क्रियाएं, नंबर और उनके ऊपर ऑपरेशंस, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स, सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना ज़रूरी है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जोड़, घटा, गुना, इस तरह से। तो देखते हैं हम अलग अलग प्रकार के नंबर्स क्या क्या होते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याएं। नंबर एक, नेचुरल नंबर। कौन से? नेचुरल नंबर, या इसको हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। ये होते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आमतौर पर हम गिनती के लिए यूज करते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है क्योंकि गिनती के लिए हम इन्हीं नंबरों को यूज करते हैं। कोई भी चीज़ की गणना करनी होती है तो इनको नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, यानी कि प्राकृत संख्याएं क्यों कहा जाता है, उसके पीछे छोटा सा लॉजिक ये है बच्चों कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनको हम इन्हीं नंबर की हेल्प से गिनते हैं। जैसे आपके घर में कितने लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर में 2.5 हैं, 3.5 हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इन्हीं नंबरों की हेल्प से हम प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उनको हम गिनते हैं। दूसरा, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। बच्चों, नेचुरल नंबर्स के अंदर एक अपूर्णता है। अपूर्णता ये है कि इसकी गिनती 0 से शुरू नहीं होती है, इसकी 1 से शुरू होती है। भाई 0 क्या चीज़ है? किसी चीज़ का न होना, उसको हम 0 कहेंगे। जैसे मान लो आपके घर में कितने बनाना रखे हुए हैं, मान लो एक भी नहीं है, तो आप न तो 1 कह सकते, ना 2 कह सकते, ना 3, कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? तो उसके लिए 0 का प्रयोग होता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स तो जो थे हमारे 1, 2, 3, 4, ये इनके अंदर 0 को और ऐड कर दिया गया है, इनके अंदर मिक्स कर दिया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, अगली कैटेगरी है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि इनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसमें क्या करते हैं? होल नंबर जो हैं वो तो एज इट इज है ही हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर तो इंटीजर हैं ही हैं, लेकिन इनमें कुछ और नंबर मिला दिए, माइनस के नंबर, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स या हम इनको कहेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, जो ये ऊपर 3 कैटेगरी थी ना, इनके अंदर कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं थे, कोई दशमलव वाले नहीं थे। लेकिन अब जो हम आगे 3 कैटेगरी समझेंगे उनके अंदर दशमलव के नंबर भी साथ में लिए जाएंगे। ये तो है ही हैं, जितने इंटीजर हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये तो है ही हैं, -1, -2, -3। लेकिन इनके बीच के जितने भी हम पॉइंटों के नंबर लिख सकते हैं वो भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में मैं लिखना चाहता हूँ 1.2, 1.3, इस तरह से पॉइंट के बाद मतलब कुछ फ्रैक्शन आप उसके अंदर और यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे नंबर्स जितने बनेंगे उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दशमलव वाले जितने भी नंबर होंगे सभी को हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। उसके लिए आपको एक बात और समझनी जरूरी है कि रैशनल नंबर, जैसे मान लो मेरे पास 3.12 ये है, ठीक है, आप इसको रैशनल कहेंगे। लेकिन क्या खूबी है जो आप इसको रैशनल कहेंगे कि पॉइंट के बाद
जो डिजिट आए हैं, जैसे इसके अंदर कितने अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं, एक ये और एक ये, तो पॉइंट के बाद गिने चुने अंक आएंगे 2 3 5 7 जितने भी, मान लो ये है मेरे पास 1.1257, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए हैं, 4 डिजिट आए हैं, 1 2 5 और 7। तो ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी कि गिने चुने डिजिट्स होंगे, या फिर अगर अनगिनत डिजिट हैं मान लो पॉइंट के बाद, तो उनमें रिपीटिशन बनेगी। जैसे ये मान लो 3.12578 578 578 578 इस तरह से चलता जाएगा। देखिए अनंत डिजिट आए हैं पॉइंट के बाद, ये अनंत डिजिट आए हैं, लेकिन इनमें एक रिपीटिशन बननी शुरू हो गई है। जैसे 578 578 578, वो कोई भी हो सकती है, 787878 भी हो सकती थी। तो या तो रिपीटिशन होगी या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी कि पॉइंट के बाद गिने चुने आपके डिजिट होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। और इनकी खूबी ये होती है बच्चों कि हम रैशनल नंबर को परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के भिन्न के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे इसी को मैं लिखना चाहूँ 3.12, इसको मैं 312/100 लिख सकता हूँ। तो ऐसे भिन्न के रूप में, बटे के रूप में हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। ओके, अगली कैटेगरी है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे, जिसमें पॉइंट के बाद, रैशनल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, पॉइंट के बाद अनंत डिजिट आएंगे। जैसे मान लो 3.157 83172531298 6 ऐसे। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद अनंत भी हैं लेकिन कोई रिपीटिशन भी हमें नज़र नहीं आ रही है। जैसे पीछे 57878 ऐसे रिपीटिशन आई थी, इसमें नहीं है, एक के बाद पता नहीं क्या क्या नंबर आते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अगली कैटेगरी है हमारी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहेंगे, अगर हम रैशनल और इरेशनल इन दोनों को मिला दें, ऐड का मतलब यहाँ पर है रैशनल और इरेशनल इकट्ठे कर दो तो वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो जो भी आप नंबर यूज करते हो बच्चों, आपने जहाँ भी जो भी नंबर लिखा देखा होगा, हम उसको रियल नंबर कहेंगे। एक और भी आती है कैटेगरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि काल्पनिक नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ नहीं लेंगे। तो वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या है, जो वास्तव में संख्याएं हैं। तो ये जो भी आप नंबर, जहाँ भी आपने कहीं पर भी नंबर लिखा देखा है, तो जैसे हमारे नोटों पे नंबर है या आपके कहीं बस स्टैंड पे नंबर, कहीं पर भी पॉइंटों में लिखा हो, कैसा भी लिखा हो, सभी क्या कहेंगे, रियल नंबर्स हैं वो। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, जितने हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं, और जितनी पूर्ण संख्याएं हैं उनको मैं पूर्णांक संख्याएं भी कह सकता हूं, और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उनको मैं परिमेय संख्याएं कह सकता हूं, और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन इनका उल्टा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई वास्तविक नंबर कोई भी आपके पास है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो परिमेय संख्या होगी, और कोई परिमेय संख्या है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो पूर्णांक होगी, और पूर्णांक है तो कोई ज़रूरी नहीं वो पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या है तो कोई ज़रूरी नहीं वो प्राकृत संख्या होगी। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 3.157। अब ये देखिए ये परिमेय संख्या है, ये है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ये नंबर है, ये परिमेय संख्या है। आप कहेंगे जी परिमेय कैसे है, क्योंकि मैं 7 को 7/1 तो लिख ही सकता हूँ, या फिर मैं 7 को 7.0 तो लिख ही सकता हूँ। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है और ये पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब कोई परिमेय संख्या
पूर्णांक हो सकती है या पूर्णांक नहीं भी हो सकती है। तो आपको इस तरह से ये साइकिल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड बच्चों कई बार क्वेश्चन सेट हो सकता है। जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया है, सपोज एक नंबर है 6 और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि पहले ऑप्शन में ये लिख दिया है 6 इज नेचुरल नंबर, दूसरे में लिख दिया गया है 6 इज इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, और तीसरे में लिख दिया है 6 इज रैशनल नंबर, और चौथे में लिख दिया है 6 इज इरेशनल नंबर। अब इन 4 ऑप्शन में से आप ये बताओ गलत कौन सा है। इनमें से एक ऑप्शन गलत है। तो देखिए 6 एक नेचुरल नंबर है, वो हमें मालूम है, 6 तो ठीक है ये तो इसका मतलब 6 इंटीजर है, वो इंटीजर भी होता है क्योंकि जो नेचुरल है वो इंटीजर भी है और जो इंटीजर है वो रैशनल भी है। तो बचा कौन सा, 6 इज इरेशनल। अब 6 इरेशनल नहीं होता है तो इसका मतलब ये गलत है। तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन सेट हो सकता है। नंबर्स की बच्चों एक कैटेगरी और बनाई गई होती है, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं उनको कहते हैं जो 2 से भाग हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 20, अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हो। तो इसके लिए जैसे मान लो 2 है, 2 तो 2 से तो भाग हो ही जाएगा, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये जितने भी नंबर इस तरह से होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगे, जो 2 से भाग हो सकते होंगे। अगली कैटेगरी है ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, राइट, विषम संख्याएं। जो इवन नहीं है वो सारी ओड कहलाती हैं, यानी कि जो 2 से भाग नहीं होंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, इस तरह से जो 2 से भाग नहीं होते हैं उनको ओड नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट, अगली कैटेगरी है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जो बच्चों ऐसे नंबर जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी से भी भाग न होते हो। देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 7, अब ये 1 से तो भाग हो ही जाएगा, 1 से तो हर कोई नंबर भाग होता है, मतलब 1 से भाग देने की कोशिश करोगे तो ये 7 और शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अगर मैं इसको 7 से भाग देना चाहूँगा तो भी शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो खुद से और 1 से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, लेकिन उसके अलावा अगर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता हो तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर कहा जाएगा। तो जैसे 7 है, 5 है, 3 है, तो 2 भी है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट अनंत प्राइम नंबर होते हैं। ये नंबर किसी से भी भाग नहीं होंगे। चलिए, को प्राइम नंबर्स, सह विषम संख्याएं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्याएं। इनका मतलब क्या होता है, को प्राइम, को का मतलब 2, तो 2 नंबर इसके अंदर आ जाएंगे और इस तरह के हैं वो। जैसे मान लो एक तो मेरे पास है 4 है और एक 5 है, इन दोनों का कोई भी एक जैसा एक नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करता मिलेगा 1 के अलावा। मतलब ऐसा नंबर आप ढूंढना चाहोगे जो 4 को भी भाग करता हो और 5 को भी पूरा पूरा भाग करता हो 1 के अलावा। मतलब एक 1, ये तो इसको भी करेगा इसको भी करेगा, लेकिन 1 के अलावा, 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 4 और 5 को दोनों को भाग करता हो। तो ये जो जोड़ा आपको मिल गया है
4 और 5 इसको इस तरह से लिख दो, ये है सह अभाज्य संख्याएं। इनको मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका आपस में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताता हूँ कि मान लो आपके पास एक नंबर है, जैसे मान लो ये है 173, 173, और आप चेक करना चाहते हैं क्या ये अभाज्य संख्या है। तो आप क्या करोगे, इसको भाग करके देखोगे, मतलब अलग अलग नंबर से इसको भाग करते जाओगे। भाई क्या देखना चाहते हैं हम, प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या ये है कि नहीं। अभाज्य का मतलब ये किसी से भाग होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे। अगर किसी से भी भाग नहीं हुआ तो हम इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप ये चेक करना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे तो मैं पहले 2 से भाग करके देखूंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, ऐसे किस किस से मैं भाग करके देखूंगा, बहुत सारे नंबर हैं, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक छोटी टेक्निक है। उस टेक्निक को सीखने से पहले आप कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। कुछ स्क्वेयर्स में आपको याद करवाता हूँ। जैसे 2 का स्क्वेयर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये याद कर लेने हैं आपको। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग पूरा 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 25 का वर्ग 15 का वर्ग 225। इस तरह से जितने भी आप हो सकता है ये वर्ग याद कर लें। ठीक है, अब मैं टेक्निक बताता हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से अभाज्य संख्या की जांच करवा देगी। जैसे 173 मेरे पास वो नंबर था जिसकी मैं जांच करना चाहता हूँ कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर था जिसका वर्ग करने से 173 से जस्ट बड़ा हो। जैसे जस्ट बड़ा का मतलब समझिए ध्यान से, जैसे मैं 12 का वर्ग उठाऊं, 12 का वर्ग कितना है 144, इससे छोटा है, छोड़ दो इसको। 13 का वर्ग कितना है 169, वो भी इससे छोटा है, छोड़ दो इसको। 14 का वर्ग कितना है 196, वो इससे बड़ा बन गया है। तो अब मैं इसको उठाऊंगा, मैं 15 का वर्ग नहीं उठाऊंगा, 225, वो भी यूं तो इससे बड़ा है, 173 से तो ये बड़ा है, लेकिन इससे पहले ही ये बड़ा है, 14 का वर्ग इससे बड़ा है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा, इनको भी नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा। तो यहाँ से 14 नंबर उठाऊं तो मेरे पास एक नंबर मिल गया मेरे को 14। अब 14 से छोटे ऐसे नंबर बताओ जो अभाज्य संख्याएं हों। 14 से छोटे अभाज्य संख्याएं उठाओ आप, कौन सी है 14 से छोटे अभाज्य। एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये 14 से छोटे अभाज्य संख्याएं उठा ली मैंने। अगर मेरे पास ये होता 14 के बजाय 13, तो मैं 13 से छोटे अभाज्य संख्याएं उठाता। ओके, अब क्या करना है, एक एक को उठाओ। जैसे 2 को उठाया मैंने, 173 को भाग करके देखो 2 से, पूरा भाग होगा कि नहीं होगा, और ये पूरा भाग नहीं होगा, शेष बचेगा 1। ठीक है, ऐसे ही 3 से चेक करो, 173 को पूरा भाग होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, सबसे अलग अलग से चेक करना पड़ेगा आपको, और 1 से भी भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर 1 से भी पूरा भाग चला गया ना, इनमें से एक नंबर ने भी इसको पूरा भाग कर दिया, तो मैं फिर इसको अभाज्य नहीं कहूँगा, फिर ये भाज्य संख्या बन जाएगी। तो 173 के केस में कोई भी इनमें से इसको डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए 173 क्या है, अभाज्य संख्या है। राइट, तो ये टेक्निक शायद आपको समझ आ गई होगी। जिस नंबर का भी अभाज्य नेचर आप चेक करना चाहते हैं, तो उस नंबर से जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका है वो नंबर उठाओ, और उसके
से छोटे अभाज्य संख्याएं उठाओ और उनमें से एक एक के द्वारा चेक करो कि एक से भी ये विभाजित तो नहीं हो रहा है, एक से भी विभाजित नहीं होगा, यानी कि सबसे अविभाजित रहेगा तो हम उसको अभाज्य संख्या कह देंगे। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये संख्याएं 3 और हैं, आप इनको भी इसी तरह से यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं। ओके, एक चीज़ जो मैं और बताता हूँ इस लेक्चर के अंत में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की। जैसे मान लो मेरे पास ये एक नंबर है 3,56,324। बच्चों इस अंक को हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ये दहाई का, सैकड़े का, हजार का, 10,000 का और लाख का। तो इसमें से मान लो मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैंने ये ले लिया, 6 को ले लिया। अब 6 जो है इसकी फेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू ये क्या चीज़ है? ये देखिए, फेस वैल्यू का मतलब 6 जो है वो 6 की वैल्यू 6 को ही हम क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। और 3, इस नंबर की फेस वैल्यू कितनी है? 3 है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ वाले इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 है। फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर जो है वही सेम। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस का मतलब इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, उस अनुसार उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो जैसे 4 है, इकाई पे है, तो ये 4 को मैंने यहाँ लिखा। देखो पहले ये बता देता हूँ मैं, 3,56,324 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 लाख जमा 50,000 जमा 6,000 जमा 300 जमा 20 जमा 4। तो इस तरह से समझना आसान होगा। 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये 4 होगी। इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20, क्योंकि ये दहाई का अंक है। दहाई मीन्स 10, 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 300, क्योंकि सैकड़े की पोजीशन पर है, तो 100 गुणा 3 कितना हो गया? 300। ऐसे ही 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 गुणा में 1000, तो 6000। और 5 की प्लेस वैल्यू 50,000 और 3 की प्लेस वैल्यू 3 लाख। तो इस तरह से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। प्लेस वैल्यू बताने के लिए सीधा फार्मूला हो गया, वो नंबर जिसकी भी बतानी है वो नंबर गुणा में वो कौन सी स्थान पर है, कौन सी प्लेस पर है, कौन सी पोजीशन पर है। 1000 की पोजीशन पे है तो वो नंबर गुणा में 1000, सैकड़े की पोजीशन पे है तो वो नंबर गुणा 100। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको डिवीजन के यानी कि विभक्ति के कुछ नियम बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए अगला लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। आज का होमवर्क आपका यही है कि जो आज मैंने बताया है उसको अच्छे ढंग से समझ लें और नंबर्स के टाइप्स को याद कर लें। अभी इनके आधार पर आप अगली कुछ प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा, फिर हम आगे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। धन्यवाद। आपको शायद ये लेक्चर समझ आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें।